तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन एवं अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। क्या बोला गया यहाँ कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। और ऑक्सीकरण, इसे ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं अपचयन को, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही उपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था किसके वजह से हुआ? तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। यानी इसमें है क्योटो प्रोटोकॉल क्या था ये देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्या 1992 में क्या आया था? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में, जो किससे? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप को सम्मेलन कहते हैं कि तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। ठीक है, कब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था? तो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। ठीक है, यह प्रभावी कब से हो गया क्योटो प्रोटोकॉल? तो 16 फरवरी 2005 से। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना इसका महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972, यह क्या है? तो इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। किसे? स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये कनाडा 2005 में हुआ था। तो विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाने की सहमति हुई थी इसमें। ठीक है, इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना? 5.5% कम करना का तय हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में उठाया गया था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव यानी 1987 में हेलसिंकी कनाडा में हुए सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को वर्ष 2000 ईस्वी तक तथा विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करना था। ठीक है, तो ये हमने क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने देखा। अगला है क्वेश्चन कि ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो यहाँ बोला गया उल्टा होता है कि सीधा होता है कि हमेशा उल्टा होता है या सीधा या उल्टा दोनों होता है। तो ऊर्जा का स्तूप जो होता है, पिरामिड जो होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तर की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को मिलता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो पिरामिड जो बनाया जाता है, जो ऊर्जा का स्तर का पिरामिड होता है, जैसे मान लिए कि 100% यहाँ इसके पास 100 एनर्जी है, तो अगले वाले के पास, अगले पोषी स्तर के पास कितना परसेंट जाएगा? तो 100 का 10% मात्र 10% जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अगले पोषी स्तर के पास पहुंचना होगा तो इसमें से कितना जाएगा? तो 100 का सिर्फ 10%, तो वो होता है 1। वैसे ही अगले के पास क्या जाएगा? तो 0.1।
तो ऐसे क्या होगा, ये जो पिरामिड बन रहा है क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, किस टाइप का, सीधा पिरामिड बन रहा है। इसी को कहा गया कि ऊर्जा का जो स्तूप होता है यानी पिरामिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, न कि ऐसे उल्टा। उल्टा का मतलब ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, सीधा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग होता है, यानी कि किस पेड़ के लकड़ी का प्रयोग होता है। तो क्रिकेट बनाने के लिए विल्लो के पेड़ यानी विल्लो पेड़ का काष्ठ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विल्लो लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। ठीक है, विल्लो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विल्लो का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर में पाया जाता है। लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है। इस लकड़ी से जो बना कोयला होता है वो किसमें, तो बारूद निर्माण में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, सेलिक्स अल्वा विलो की एक प्रजाति है जिसे वाइट विलो भी कहा जाता है। सेलिक्स अल्वा जो है किसकी प्रजाति है, तो विलो की एक प्रजाति है जिसे वाइट विलो कहा जाता है। ठीक है, मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया, मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो मेपल यहाँ याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ड्रम बनाने के लिए किसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेपल। वैसे ही गिटार, वायलिन और अन्य संगीत वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं उन सब का निर्माण मेपल की लकड़ी से होता है। ठीक है, बांस जो बम्बो होता है इंग्लिश का, ग्रेमिनी कुल का पादप है। पूछा जा सकता है कि बांस जो है किस कुल का पादप है, तो ग्रेमिनी कुल का पादप है। ठीक है, यह संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। पूछा जा सकता है बांस क्या है, घास है या पेड़ है, तो यह एक प्रकार का घास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प यहाँ जो लिखा हुआ है वो साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, न कि हमें कमल का देंगे तो हो जाएगा, लेकिन कमल तो ऑप्शन में है नहीं। तो साइंटिफिक नाम इसका क्या होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है निलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है, कमल का साइंटिफिक नाम, कमल के फूल का साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम होता है निलम्बो न्यूसीफेरा। क्या होता है, तो निलम्बो न्यूसीफेरा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम अभी हमने देखा कि निलम्बो न्यूसीफेरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता जो हैं कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है, तो वे हैं अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिका हिस्टोरिका हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। किसने, थियोफ्रेस्टस ने, जो क्या थे, वनस्पति विज्ञान के जनक थे। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है, तो कुट फल क्या है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में कि ये जो है सेब और काजू जो है कुट फल है। क्या है, सेब और काजू कुट फल है। तो कुट फल होता क्या है ये जानेंगे कि वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं, ये कुट फल कहलाते हैं, जिसे फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स फ्रूट के श्रेणी में कौन आएंगे, सेब, काजू, क्या बोलते हैं, सत्य इत्यादि, सेब, काजू इत्यादि। इसको कूट फल भी बोलते हैं, सत्य फल भी बोला जाता है। ठीक है, अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है, यानी रियल फ्रूट जो होता है किसे कहा जाता है, तो जो अंडाशय से निर्मित होता है जैसे लौंग, पौधे की बंद कलियां,
संपूर्ण फलों की 3 भागों में विभाजित किया। संपूर्ण फलों को कितने भाग में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो तीनों भाग के टर्म को हम देखेंगे कौन कौन सा भाग है। तो वो जो हमारा भाग है वो अगले स्लाइड में है। वो देखेंगे कि सरल फल पहला होता है क्या? सरल फल, जैसे हो गया अमरूद, केला इत्यादि, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है पुंज फल, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। वैसे ही आता है संग्रथित फल, क्या बोलते हैं? काउपोसाइट फ्रूट, जैसे कटहल, सहतूत इत्यादि, ठीक है। तो 3 फ्रूट्स के टाइप हुए, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल, ठीक है। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज और पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे सेब और कटहल। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जो बीपीएससी के 68वीं बीपीएससी में एग्ज़ाम हुआ था प्री में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि सेब निम्नलिखित में से सत्य फल कौन है। तो उसमें जो ऑप्शन है करेक्ट माना गया था सेब को, लेकिन यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्या है कि सेब जो है असत्य फल है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो मानक आंसर है वो है हमारा कि क्या सेब एक सत्य फल है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फल एवं उसके खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं। तो पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। सेब का पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आम का मध्य फल भीति, अमरूद का फल भीति या बीजांडासन बोलते हैं उसे, पपीता का मध्य फल भीति, ठीक है। नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं, अंगूर का फल भीति बिंजा या बीज अंडासन खाते हैं, टमाटर का फल भीति या बीज अंडासन खाते हैं, केला का मध्य एवं अंतः भीति खाते हैं हम, गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण खाते हैं, काजू का पुष्प वृंत वृज खाते हैं, लीची का एरिल भाग खाते हैं। लीची का कौन सा भाग? तो एरिल खाया जाता है, ठीक है। चना का तो बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं, मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि जितने भी दाल होती हैं वो सब का बीज पत्र एवं भ्रूण हम खाते हैं, ठीक है। सहतूत का जो होता है रसीले परिदल पुंज खाते हैं, सहतूत, ठीक है। कटहल का कौन सा भाग? तो परिदल पुंज का बीज भाग परिदल पुंज व बीज खाते हैं। अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। फलों के उत्पादन के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। फलों के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीट भक्षी पादप का जो उदाहरण होता है निम्नलिखित में से जो है नेपेंथीज है। नेपेंथीज जो कीट भक्षी पादप का एक उदाहरण है। पत्तियां जो होती है इसकी घरे के आकार की होती है, ठीक है, जो रूपांतरित होकर पोषण में सहायता करती है, ठीक है। घटपर्णी वीनस फ्लाई, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेथेनिया, यूट्रिकुलेरिया एवं अन्य कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं, ठीक है। क्या क्या बोले? तो घटपर्णी, वीनस फ्लाई, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेथेनिया, यूट्रोकुलेरिया, ये सब के सब जो है क्या है? कीटभक्षी पादप ही हैं। इसके साथ साथ नेपेंथीज भी है। तो इन सारे तथ्यों को आपको याद करना है ताकि अगले क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकें। ग्वारपाठा एलोवेरा जिसे बोलते हैं, और नागफनी की पत्तियां जो होती है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसकी किसकी? तो एलोवेरा और नागफनी की जो पत्तियां होती है वो कांटे के रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। सबके सारे भाग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, जबकि हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसमें से कौन अंग नहीं था? तो हम ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि इसका जो अंग नहीं था वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यह शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापारिक अधिकार को। ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट है क्या, तो ये हम देखते हैं। बोला गया कि कंपनी में के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। सिर्फ क्या बोला गया, अधिनियम पारित किया गया था एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, न कि उसको क्या किया गया था, एकाधिकार खत्म किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बोला गया खत्म अधिकार नहीं किया गया था, लेकिन 20 वर्षों को 20 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया गया था। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला इसमें टर्म है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ये है किसका, तो 1813 के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातें थी। इसके साथ ही हम देखेंगे 1833, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो हमने क्वेश्चन देखा था कि 1813 के अंतर्गत चार्टर एक्ट समाप्त किया गया था, पूछा गया था, लेकिन ये कथन गलत था। ये जो कथन सही होगा कब, जब चार्टर एक्ट 1833 आएगा तब। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम क्वेश्चन जो है, इसका आंसर देख लिया हमने कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है क्या, तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है, मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितना, तो ये किलोमीटर में था 10⁻12, यानी 9.46 गुना 10⁻12 था, लेकिन अगर मीटर में हम बात करते हैं तो वही 9.6 गुना 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होती है, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है, तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, यही किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है क्या है, पारसेक है। तो एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो 3 गुना 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, तो कौन से नियम के द्वारा रॉकेट प्रणोदक में शामिल किया जाता है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तो एक्शन इज अपोजिट टू रिएक्शन, मतलब न्यूटन के गति के तीसरे नियम रॉकेट के प्रणोदक में शामिल होता है। यानी गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार किया था। ठीक है, तो न्यूटन के तीसरा नियम क्या है ये भी जान लेते हैं थोड़ा हम। तो न्यूटन के तीसरा नियम जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति को उससे निकालने वाले गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी सूत्र प्राप्त होता है, दूसरे और तीसरे नियम से के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। तीसरा नियम हमने अभी देखा कि प्रत्येक क्रिया परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे हो गया रॉकेट के, तो हमने बात देख ली, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूटन के तीसरे लॉ का। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये भी क्या है, तीसरे नियम की बात है। रॉकेट को उड़ाने में भी तीसरे नियम का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटन के गति के नियम कब दिया गया था, तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। 1687 में न्यूटन के नियम को दिया गया था। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम का हम क्या कर लेंगे थोड़ा। बोला गया कि न्यूटन के दूसरे नियम से क्या मिलता है हमें, तो बल की परिभाषा मिलती है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। हम संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बल का इक्वेशन होता है F =
m इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, जड़त्व का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जड़त्व का उदाहरण होता है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर झुक पड़ना। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने के कारण धूल के कण झरकर गिरने लगते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल है, तो जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला हम और देख लेते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था। तो वो क्या होता है, तो यहाँ देख लेते हैं कि दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 एवं m2 द्रव्यमानों के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F यानी G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ जी जो है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको सार्वत्रिक नियतांक बोलेंगे। इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका, तो जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है यानी बीमा जो होता है m-1 L3 और t-2 होता है, m-1 L3 t-2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने देख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा ग्रह काम करता है, तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो चलिए बृहस्पति के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश से भी ग्रह भी कहा गया है। मतलब तारा के जैसा दिखने वाला ग्रह किसे कहा गया है, तो वो नाम है बृहस्पति। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। किसे, तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है, यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। ठीक है, बताया गया कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह गैसों से निर्मित ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से ही रेडियो तरंगे प्रसारित होती है, बृहस्पति से रेडियो तरंगों में प्रसारित होती है। ठीक है, इसके 79 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो, लो यानी आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। सौरमंडल, तो सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसमें 8 ग्रह हैं। बहुत सारे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि पाए जाते हैं सौरमंडल में। सौरमंडल का लगभग 99.9% जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य में है। हमारे सौरमंडल का नाम जो है वो मंदाकिनी है। इसके केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में सूर्य स्थित है। ठीक है, हमने देखा कि सूर्य का जो द्रव्यमान है हमारे पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.9% है। ठीक है, इसके साथ ही हम शनि ग्रह के बारे में भी जानेंगे। तो शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं यानी रिंग्स पाए जाते हैं जिसकी संख्या 7 है। शनि के उपग्रह 82 हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि का उपग्रहों की संख्या 82 और टाइटन इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घनत्व तो सबसे कम होता है, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है।
ठीक है, वो 5.4 के करीब में है। ठीक है, शनि का घनत्व तो सबसे कम 0.7 ग्राम और पृथ्वी का घनत्व तो सबसे अधिक है। ठीक है, शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। ठीक है, यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है और इसके साथ ही और है अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है, देखिए हमने देखा कि शनि के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या 7 है। अरुण के भी चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन जो है क्या है, प्रमुख है। ठीक है, अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, टाइटेनिया जो है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमने टाइटन देखा किसका है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड हमने देखा बृहस्पति का उपग्रह है। और यहाँ टाइटेनिया जो है वो है अरुण का। और वैसे ही आता है ट्राइटन, जो ट्राइटन होता है वो वरुण का उपग्रह है। तो वरुण सूर्य के अधिकतम दूरी के कारण वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहा गया है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, किसके, तो मीथेन के छाया हुआ है। ठीक है, मीथेन का बादल है। वरुण को ठंडा ग्रह कहते हैं। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह ट्राइटन चंद्रमा से बड़ा है। हमने अभी बात की कि वरुण का जो उपग्रह है वो है ट्राइटन, जो चंद्रमा से भी बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। ठीक है, इस ग्रह का रंग हरा मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रहों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने देख लिया, साथ साथ उनके बारे में तथ्यों को भी देखा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो तापमान कहाँ बदलेगा, तापमान पर उबलेगा। जो पानी होता है वो कितने तापमान पर उबलेगा, तो वो उबलेगा अगर वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलेगा। यानी दाब जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, दाब जितना ही कम होगा उतना ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी पानी उबालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया, यानी वायुमंडलीय दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी द्रव का क्वथनांक। ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या होता है, वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल जो है एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुआ है। यह प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, उष्मा तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे वायुमंडल के जो क्या बोलते हैं तापमान के आधार पर वायुमंडल को कई मंडलों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल है। और वायुमंडल में गैसों की मात्रा को भी जान लेंगे कि कौन सा गैस कितना % पाया जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमें दिख रहा है नाइट्रोजन कितना %, सबसे अधिक मात्रा 78.03% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी है जो 20.99 लगभग 21% के अप्रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही आर्गन 0.932%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.018 और हीलियम जो है 0.0005% पाया जाता है किसमें, तो वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, ये हम जानते हैं। हैश-बैथे के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर तारों के केंद्र में 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती है, जिससे सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पन्न होते रहती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर किसका, एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती है अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तारों का रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब तारों के रंग से किसी तारों के रंग से उसके तापमान के बारे में पता किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में जान लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो भागों में टूटकर दो नाभिक का निर्माण करते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, एक अमेरिकी सबसे पहले नाभिकीय विखंडन यानी फिजन, न्यूक्लियर फिजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया था? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रॉसमैन और दूसरे थे हॉर्न। उन्होंने नाभिकीय विखंडन को दिखाया था। यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु बम भी होता है वो किस पर, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर काम करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पे, तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि परमाणु बम फर्स्ट अटैक कब हुआ था? तो यूएसए द्वारा जापान के विरुद्ध 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो पानी में यानी जल में नाइट्रेट की अधिकता से होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, पीने के पानी में नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण है। ठीक है, क्या बोला गया? नाइट्रेट आयन की कमी होगी, अधिकता होगी, नाइट्रेट आयन की अधिकता होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा जिससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, इस बीमारी में शिशु का शरीर क्या हो जाता है? तो नीला पड़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोट जो होता है हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके O2 परिवहन की क्षमता को कम कर देता है जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होने लगती है। इसके साथ ही जानेंगे हम बब्बल बेबी रोग यानी बब्बल बेबी डिजीज। तो ये क्या होता है? तो इस रोग से में ग्रस्त जो शिशु होते हैं वो लार के बुलबुले बनाते हैं। ठीक है, कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पूछा जा सकता है इटाई रोग किससे उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? तो कैडमियम से युक्त जल पीने से। पारा युक्त जल के प्रदूषण में मिनी माता रोग होता है। ठीक है, पारा की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम की अधिकता से इटाई। ठीक है, और हमने देखा पीछे कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो किसके द्वारा? तो नाइट्रेट आयन की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, क्या बोला गया? ब्रॉडलैंड रिपोर्ट। तो ये क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो शीर्षक है ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका जो शीर्षक है वो आवर कॉमन फ्यूचर है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के ब्रॉडलैंड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। यह आयोग 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस आयोग ने 1987 में अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अभी वाला 2022 का जो थीम था विश्व जल दिवस का वो था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो अभी वाला 2022 का जो थीम था वो क्या था?
इन आवर प्लानेट। ठीक है, 2022 2023 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली इसका लक्ष्य क्या था, थीम था 2022 का। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो गारो जो पहाड़ियाँ है वो संतरे के फल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, मेघालय जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन से, तो गारो, खासी, जयंतिया एवं मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ बोला गया कि इस क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ के क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। ठीक है, सदाबहार वन में कैसा वनस्पति पाया जाता है, तो मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। फिर देख सकते हैं कि यहाँ दुग्ध और गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। बंगाल में सबसे प्रथम स्थान जूट उत्पादन में है। ठीक है, केरल का जो स्थान है प्राकृतिक रबर में प्रथम है। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम है। असम चाय के उत्पादन में प्रथम है। जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में प्रथम है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, दुग्ध एवं गन्ना का प्रथम उत्पादक उत्तर प्रदेश, जूट का प्रथम उत्पादक पश्चिम बंगाल, प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक केरल, कॉफ़ी का प्रथम उत्पादक कर्नाटक, चाय का प्रथम उत्पादक असम, केसर का प्रथम उत्पादक जम्मू कश्मीर, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया, तो वन नीति का जो संशोधन है वो 1952 में किया गया। 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 1952 की राष्ट्रीय नीति को संशोधित करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसमें हम और देखेंगे कि समस्त भौगोलिक क्षेत्र में क्या था, 33% भूभाग का वन आवरण होना चाहिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण प्रोत्साहित करना, पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार क्या था, तो बोला गया कि इसमें 52 के अनुसार कौन कौन रूप शामिल हुए थे, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि इत्यादि इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे NEFA क्या है, तो NEFA का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया आपसे, तो इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, किसका फुल फॉर्म, NEFA, नेफा का फुल फॉर्म। ठीक है, यह क्या है, तो ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। ठीक है, नेफा 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है, तो रेड सिंधी जो है वो किस पशु से संबंधित है, किस पशु का नस्ल है, तो वो जो है नस्ल जो है गाय का है। ठीक है, रेड सिंधी गाय की एक नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है, तो पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। पाकिस्तान के कराची और भारत के हैदराबाद में पाई जाती है। गाय की सबसे भारी नस्ल कांकरेज में है। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाली गाय का नाम होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, विदेशी नस्ल की गाय जरसिंध भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जरसिंध। ठीक है, गरनसी गाय के दूध में 5% तक वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा भैंस के दूध में कितना, तो 9% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है यानी साउदर्न पॉइंट जो है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्फल की है। उत्तर दक्षिण से विस्तार कितना है, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम से विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है,
भारत का उत्तरोत्तम बिंदु है इंदिरा कौल, यानी सबसे उत्तर में इंदिरा कौल नामक स्थान है, ठीक है। और सबसे पूरब में जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता यानी कच्छ जिला गुजरात में है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया। तो भारत का विस्तार भी थोड़ा देख लेंगे, अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी हमने देखा क्या, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पर है ग्रेट निकोबार में। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु गुहार मोता कच्छ गुजरात में। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ अक्षांशीय विस्तार भी देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, सॉरी दक्षिण में है, और मुख्य भूमि का बोला जा रहा है। और उत्तरार्ध गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। भारत का ग्रीनविच टाइम जो है वो कहाँ से, मानक युद्ध समय जो है भारत में वो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रखा गया है। भारत का जो समय है कितना, 5.5 घंटे आगे है किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच समय से, ठीक है। ये जो ग्रीनविच लाइन है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है। क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ है, आपसे पूछा गया है। तो लोनावाला जो जल विद्युत संयंत्र है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रपोंग 1897 में की गई थी। अरुणथिरी जल विद्युत परियोजना नेपाल में है, ठीक है। ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन कौन राज्य इससे लाभान्वित है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। वैसे ही नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है। सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इसके साथ ही एक और देख लेते हैं हम, इसमें है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, पूछा जा सकता है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ ही हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। यहाँ पूछा गया है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 में, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना तो 3 अगस्त 1954 को, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मुंबई में, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो कलपक्कम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
इसका जो है 1972 में भारतीय वन्य अधिनियम के द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की थी। मतलब टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। डाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कौन कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ ही और कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वो है अपने बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। भीमबांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अभी हमने देखा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ? तो पूर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 104 है। ठीक है, जिसमें कुल 566 वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित है। कुल जो है भारत में 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसका नाम अब राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत के कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। ठीक है, 18 जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। भारत में 12 जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को यानी वैश्विक जैव मंडल रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। विश्व की कुल 6.64% जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है क्या है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुरी है। अन्नाईमुरी जो है किसका? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी पर्वत अन्नामलाई कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ी आदि है। क्या बोला गया? तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तमिलनाडु स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि में आती है। दक्षिणीय केरल राज्य, केरल एवं तमिलनाडु सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अन्नामलाई पर्वत चोटी की अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, कार्डमम जो है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक बड़ी चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम यहाँ ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। आकृति को फोल्ड किया गया है, तो कौन सी आकृति इसमें बनेगी ये ऑप्शन चॉइस करना है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 फिगर बना है, वैसे ही यहाँ 2 बनेगा, वैसे ही यहाँ 2 बनेगा और यहाँ 2 बनेगा। तो ऐसा देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वह हम देख लिए कि बी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ भी दिखाना है कि एथलीट, एशियन और इंडियन शब्द। तो एथलीट, एशियन और इंडियन, तो कौन आएगा? तो देखिए जितने भी एशियन है वो सब के सब क्या है? इंडियन है। मतलब एशिया में ही इंडिया पड़ता है, तो जितने भी एशियन है वो इंडियन है। लेकिन ये नहीं कि जितने भी एथलीट है वो सारे के सारे इंडियन या एशियन है, बल्कि कुछ जो है वो इंडियन और एशियन है, लेकिन कुछ तो अन्य देश के भी है, इसलिए इसे फिगर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी बार संख्याएं लिखेगा? 2 तथा 7 अंकों के बिना क्या करना है? 50 से 99 तक लिखना है। तो कितनी बार संख्याएं लिखी जा सकती है? तो यहाँ स्पष्टता देख सकते हैं कि संख्या लिख के बताया गया है, तो वो संख्या होगी 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। m बराबर 13, PEN बराबर 35, होटल का क्या होगा? तो m बराबर 13 लिखा गया है, पेन P का 16, E का 5, N का 14, तो ये 35 मिलकर बन गया। वैसे ही होटल का H का 8, O का 15, T का 20, E का 5 और L का 12 सब मिला के 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न श्रेणी में दाएं ओर से 8वें के दाईं ओर चौथा, क्या बोला गया? दाएं ओर से 8वें के दाईं ओर चौथा, तो दाएं से दाएं पूछा जाए, क्या बोला गया? दाएं से दाएं मतलब क्या होगा? जो पोजीशन हमें पहले पूछा गया है उसको हम घटा लेंगे, यानी 4th पोजीशन दाएं से देखेंगे तो कौन वाला आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 4th पोजीशन क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो लीप वर्ष में समान कैलेंडर किसका किसका नहीं होता है ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि जनवरी अक्टूबर का, या मार्च सितंबर का, या जनवरी जुलाई का, या मार्च अक्टूबर का। तो किसका किसका सेम नहीं होगा?
तो हम देख सकते हैं यहाँ की जनवरी अक्टूबर 31 दिन का होता है, मार्च 31 बल्कि सितंबर जो होता है मात्र 30 दिन का होता है। तो हो सकता है कि हमारा आंसर यही सही हो। ठीक है, वहीं बताया गया है कि मार्च 31 दिन, सितंबर 30 दिन, इसलिए ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र का जो है अमाशय HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो अमाशय के द्वारा होता है। पाचन का प्रारंभ जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, अमाशय का प्रारंभ भी मुख गुहा से होता है। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक तथा तीसरा भाग पाइलेरी कहलाता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर रस स्रावित करता है। जठर रस का pH 1.8 होता है, अर्थात यह अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है, जठर रस का pH जो होता है कितना होता है? 1.8 होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियां हैं। दोनों ग्रंथि कौन है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी कौन है? तो अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, यानी लीवर है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाया गया है किसी वृत्त का व्यास AB और यदि AQ बराबर 2AP है तो निम्न में से सही विकल्प क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि इसको बना दिया गया है AQ बराबर 2AP किया गया है। मतलब ये जो AQ का वैल्यू है वो दिया हुआ है किसके बराबर? 2AP के बराबर। इस AP का दुगुना है। त्रिभुज APB और AQB में देख सकते हैं कोण जो P है और कोण Q है, दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। वैसे ही AP और BQ, AP और BQ दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही हमारा एंगल APB और क्या AQB भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का परिधि जो होता है पाई डी होता है। तो पाई डी के फॉर्मूले पर हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको पुटअप करेंगे, यानी वृत्त का व्यास परिधि में हम पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 880 में 22/7 से भाग दिए, क्या आया हमका? 22 का 88 कटेगा, 40, 7 का 28 यानी 280 मीटर उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A, log B, log C किस श्रेणी में होगा? तो हम स्पष्टतः यहाँ देख सकते हैं ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B² बराबर AC होगा। तो log B² और log AC लिखेंगे इसको। 2 आगे जाएगा, 2 log B कहलाएगा। इसको log A मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में लिखते हैं, तो log A और log C कर देंगे। ठीक है, log B यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो B का वैल्यू होगा log जब हटाएंगे तो B प्लस C/2 हो जाएगा। तो ये जो है समानांतर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि A तथा B क्रमशः असमिकाएं हैं तो 5x + 2 बिलोंग्स टू क्या बोला गया है? 8x - 1। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं कि n का मान जब हम पूर्ण संख्या रखते हैं तो a जो होगा पूर्ण संख्या 0, 2, 3, 4, 6, 8 हो जाएगा। वैसे ही b का वैल्यू 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? तो 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2p बराबर p² - 2p + 1 बराबर 1/4 है तो p + 1/p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन देख सकते हैं आसानी से, जैसे था पहले लिख दिया गया, 2p/p² - 2p + 1/4 लिख दिया गया। यहाँ हमने देखा कि p से भाग दिया गया है, जब p से भाग देंगे तो ये p गायब हो जाएगा। ठीक है, p से जब भाग देते हैं तो इसमें का p, इसमें का एक p जाएगा, एक p बचेगा। 2p में से p खत्म होगा तो एक 2 बचेगा सिर्फ। यहाँ 1/p करेंगे तो यहाँ 1/p आ जाएगा, और यहाँ इधर भी डिवाइड हमने p से किया है तो देख सकते हैं p से p कैंसिल हो जाएगा, 1/p बचेगा। तो यहाँ हम फिर अलग इसको कर देंगे कि p + 1/p - 2 हो जाएगा। ये बराबर कितना? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, और ये p - 2 यानी p, देखिए इसको क्या किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, 4 दूना 8 कर दिया गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसी को अरेंज करके लिख दिया गया है p + 1/p - 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो p + 1/t बराबर 8 + 2, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा
तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 8×2=10, यानी P+1/P का वैल्यू 1/10 हमें 10 मिल गया हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैथ का ही क्वेश्चन है कि एक खिलौने घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने घन ऐसे होंगे, छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं हो। इसका ट्रिक होता है, क्या करना होता है कि इसमें जो दिया हुआ है उसका पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होने वाले घनों की कुल संख्या, अब क्या करेंगे 3 - 1 करके उसका क्यूब निकालेंगे, यानी 3 का क्यूब जो होगा 8 हो जाएगा। 8 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कलोल पावर जो है वो गुजरात में है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाना, आलिया बेट, नवगांव, कुशाम्बा, शानंद, लुनेज इत्यादि गुजरात में ही स्थित है। अन्य पावर विद्युत परियोजना एवं तेल परिशोधनशाला है, ये सब के सब कहाँ है, तो गुजरात में ही है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में है। तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दरोगा प्रीवियस ईयर का। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो अगर आपको यह वीडियो और अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे संबंधित दरोगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपको प्रोवाइड कराया जा सके। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।